एवरीबॉडी कैसे हो आप। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 176। अगर आप चैनल पे नए आ रहे हो तो फटाफट से नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अभी चल रही है बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर की स्टोरी, जो कि बीटीटीएच की नोवेल की आगे की स्टोरी है। हालांकि इसकी कहानी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप सभी के साथ से हम इस जर्नी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो जरा जान लेते पिछले पार्ट में क्या हुआ था। असल में पिछले एपिसोड में जियान के ग्रुप और मिंग सेक के ग्रुप में झड़प हो जाती है। जब जियान अवेलेबल नहीं था, वो होता है हेट ओल्ड मॉन्स्टर के साथ। मिंग सेक का डिसेपल जिसका नाम था शू क्वांग, उसकी गलत नजरें शूची, म्यूइंग और बाकी के फीमेल्स के ऊपर होती हैं। खासकर जब उसे मालूम पड़ता है कि किस तरीके से म्यूइंग और बाकी के लोग इस बैम्बू फॉरेस्ट को गार्ड कर रहे हैं, उसे लगता है इस पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर कुछ वैल्यूएबल छिपा होगा। और जैसा कि लालच बहुत सारे युद्धों का कारण बनता है, कुछ इसी तरीके से यहाँ भी फाइट शुरू हो गई थी। शू क्वांग जिसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दोदी की अर्ली स्टेज पे होती है, उसे संभालती है सूची। दोनों के बीच में फाइट काफी इंटेंस हुई थी। वहीं पे उसका सबऑर्डिनेट हमला करता है म्यूइंग और चिंगशिंग के ऊपर। क्योंकि दोनों लड़कियों के पास कुछ खास अनुभव नहीं था, शू क्वांग के सबऑर्डिनेट की खतरनाक हिडन स्किल्स दोनों की जान को खतरे में डाल देती हैं। बट इसी मोमेंट में एंट्री होती है जियान की। म्यूइंग और चिंगशिंग के ऊपर ऐसे खतरे को देख के वो तुरंत ही फ्यूरियस हो गया था। इस बार बिना अपनी ताकत को रोके हुए वो शू क्वांग के सबऑर्डिनेट के ऊपर हमला करता है और इसे एक स्लैश से उस सबऑर्डिनेट का काम तमाम हो गया था। जब शूजी से फाइट करने वाला शू क्वांग अपनी आंखों के सामने अपने सबऑर्डिनेट को मरते हुए देखता है, ऐसा लगता है वो बौखला गया हो। फिर फाइट होती है जियान और शू क्वांग के बीच में, जहाँ पे जियान ने भी शू क्वांग का पत्ता साफ कर ही दिया था, लेकिन लगता है किसी ट्रम्प कार्ड की वजह से उसकी जान बच गई। एंड में वो भागने में सफल रहा था और जियान की टोली पहुंच जाती है लाइफ और डेथ एरी स्प्रिंग की तरफ। अब तक यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे, क्योंकि शोंगयू, चिहाओरेन और फेंगोंग ने इस खबर को फैला दिया होता है। इनका गोल था बाकी लोगों की हेल्प से लाइफ और डेथ स्प्रिंग के गार्डियन बीस को हराने का। सो चलो यहाँ से आगे करते हैं स्टोरी को कंटिन्यू। जब सोंगयू के बुलावे की वजह से और भी पावरफुल इंडिविजुअल्स स्वैम्प एरिया की गहराइयों में जाने लगे थे, हम अचानक से नीचे की जमीन को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। सुनाई देती हैं कुछ बूम 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 की साउंड्स। उस दलदली इलाके में से कुछ बड़े बड़े बबल्स बनने लगे थे। हवा की वो गंदी सी स्मेल और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है इस पूरे स्वैम्प एरिया का खतरे का पारा अपनी सुई को और भी ऊपर ले जा चुका है। स्वैम्प एरिया की गहराई में एक एंटिटी अपनी आंखें खोलती है। इसकी स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है करीब 7 स्टार दोदी की पीक की, और जैसे इसकी आंखें खुलती है ये पूरा स्वैम्प एरिया ट्रेम्बल होने लगता है। सीन चेंज होता है, हमें स्वैम्प की गहराई में एक गहरी गुफा को देखते हैं। इसमें अपने पैरों को मोड़ के एक बुड्ढा बैठा होता है। इसकी चारों तरफ की हवा एक अलग ही मेलोवेलेंट एनर्जी को रखती थी। कुछ और सेकंड्स तक शांत रहने के बाद फाइनली उस बुड्ढे की आंखें खुलती हैं। तुरंत ही उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है तो लाइफ और डेथ स्प्रिंग के पास इतने सारे पावर हाउस इकट्ठे हो चुके हैं। इतने सालों में मूनलाइट आइलैंड कभी इतना एक्साइटिंग नहीं रहा। हमें मालूम पड़ता है कि जिस बीस्ट ने अपनी आंखें खोली थी वो असल में इसके पास ही लेटा होता है। ये एक मैसिव बीस्ट होता है। अगर हेट ओल्ड मॉन्स्टर यहाँ मौजूद होता तो वो तुरंत ही पहचान लेता कि यह है विशियस ओल्ड मॉन्स्टर, जो कि तीनों गार्डियंस में सबसे खतरनाक है। सीन कहता है जियान की तरफ उन ग्लू ग्लू की आवाजों के साथ फूटते हुए बबल्स हवा में स्टेंच को और भी इंटेंस कर रहे होते हैं। ऐसे सीन को देख के जियान की भौहें और भी सिकुड़ती जा रही थी। चारों तरफ जो माइज़मा फैला हुआ है वो एक सबूत है कि काफी समय पहले इस जगह पे किसी पावरफुल बीस्ट की जान गई है। ये पीछे खड़ी लेंग फुया की नाक में रिपल से स्मेल जाती है। हम तुरंत ही उसके चेहरे को पेल होते हुए देखते हैं। उसने अपने मुंह को ढक लिया था। तुरंत ही चिंगशिंग का फिगर उसके बगल में अपीयर होता है। उसे सपोर्ट करते हुए पूछती क्या तुम ठीक हो। लेंग फुया जिसने जैसे जैसे खुद को स्थिर किया होता है, वो सामने के दलदली इलाके को देख के बोलती है ये जगह मुझे इसके बारे में कुछ अजीब लग रहा है। ये फैलने वाली स्टेंच सिर्फ सड़ने की नहीं होती, बल्कि लेंग फुया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज लगातार सुलग रही हो। चिंगशिंग कहती है सोंगयू की जानकारी के हिसाब से ये लाइफ और डेथ की सेकंड स्प्रिंग है। अगर हम उसके अंदर जाना चाहते हैं तो हमें उस गार्डियन बीस्ट को हराना होगा। लाइफ और डेथ सेकंड स्प्रिंग के नाम को दोबारा सुन के जियान एक्साइटेड हो गया होता है। उसे जल्दबाजी होती है अपने शरीर में लाइफ फोर्स को हासिल करने की। ये देखिए सूची अपने सिर को हिला के बोलती है जल्दी एक्साइटेड मत हो। इस लाइफ और डेथ स्प्रिंग ने कई पावरफुल एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ खींच लिया है। यहाँ 6 7 7 स्टार 2 एम्पर लेवल के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। हमारे लिए सारे फायदों को निचोड़ना बहुत मुश्किल होगा। आगे बोलने वाली म्यूइंग थी। वो कहती जिस तरीके से सोंगयू ने इस जानकारी को फैलाया है, ये बताता है कि उसकी 7 स्टार दोदी की स्टैंड के बाद भी वो इस बीस्ट को संभाल नहीं पा रहा है। लगता है औरों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें सोंगयू दिखाया जाता है जब वो देखता है कि इकट्ठे होने वाले लोगों में कोई भी स्वैम्प एरिया की और भी गहराइयों में नहीं जा रहा है। वो दांती मीज के बोलता है सारे के सारे कायर हैं, इनमें से कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी पेड़ की टहनी पे खड़ा होता है फेंगहोंग। वो कहता है क्योंकि ये सभी 5 स्टार दूधी या उससे ऊपर की स्ट्रेंथ को रखते हैं, ये सेंस कर पा रहे होंगे कि रहने
वाला गार्डियन कितना पावरफुल है। फेंग होंग और डूजन दोनों पहले से उस गार्डियन से टकरा चुके होते हैं। ऑफ कोर्स दोनों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। उस बीस्ट की सबसे खतरनाक बात होती है उसका कनिंग नेचर। उसे इस दलदली इलाके का फायदा उठाना अच्छे से आता था। धीरे धीरे और समय निकलता है। अब जोले रॉयल फैमिली का चीफ हॉर्न भी इम्पेशेंट होता जा रहा था। कोई समय का तो मुंह खोलता है, वो कहता है हम बस ऐसे बैठे नहीं रह सकते, असली ट्रेजर उस गोंगन आइलैंड में मौजूद है और उसे खोलने की चाबी यहाँ मिलेगी। तुरंत उसकी हथेली ऊपर उठती है। वो हाथ में इकट्ठा करता है एक एनर्जी का गोला। शुरुआत में तो इतना ब्राइट नहीं था, लेकिन फिर इसका आकार बढ़ने लगता है। कुछ ही समय में लोग इसे नोटिस करने लगते हैं। फाइनली चिहारो ने इसे आगे शूट कर दिया था। एक लो मफल्ड बूम की आवाज के साथ ये नीचे के सौंपी एरिया से टकरा गया था, जिससे चारों तरफ रिपल्स बनती हैं। इन रिपल्स के फैलने के बाद कुछ सेकंड्स तक चीजें शांत रही थी। फिर अचानक से जमीन कांपती है और सुनाई देता है एक तेज रोर का साउंड। ये आओ के साथ आई धाड़ की आवाज उस दलदल के ऊपर इकट्ठे हुए पानी को खतरनाक तरीके से चर्न करने लगी थी। तुरंत ही लैंग फुया को पावरफुल प्रेजेंस सेंस होती है। वो कहती है कुछ मूव कर रहा है। फेंग होंग ने भी सोचा नहीं था कि चिहाओरेन ऐसा करेगा। वो गुस्से से भरी आवाज में कहता है मूर्ख, तूने उसे गुस्सा दिला दिया। अब हम सभी खतरे में पड़ चुके हैं। फेंग होंग और बाकी लोग सेंस कर पा रहे थे कि एक और तेजी से राइज हो रहा है। चिहाओरेन एक स्माइल के साथ बोलता है रिलैक्स, कभी कभी किसी को एक विलेन का पार्ट प्ले करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं हमला नहीं करता तो फिर हम सभी इस तरीके से इंतजार ही करते रहते हैं। वहीं पे अभी जियान के एक्सप्रेशन शिफ्ट हुए थे। अपने ऊपर प्रेशर बना रही इस ऑरे को फील करने के साथ साथ जियान को कुछ फैमिलियर भी सेंस होता है। जियान कहता है एनर्जी ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। बगल में खड़ी म्यूंग भी कहती मुझे भी ऐसा लग रहा है, ये स्ट्रेंथ हमसे सिमिलर है, लेकिन इसके बारे में कुछ और भी है। जियान कहता है एक फायर एट्रीब्यूट, क्या है सच में? वो याद करता है ओल्ड मॉन्स्टर के शब्दों को। उसके हिसाब से लाइफ और डेथ की फायर ये विशेष ओल्ड मॉन्स्टर से जुड़ी हुई है और ये भी लाइफ और डेथ की सेकंड स्प्रिंग में मौजूद है। इस गार्डियन बीस्ट का फायरी नेचर जियान को एक कोइंसिडेंस नहीं लगता। वो जस्ट उस और की तरफ आगे बढ़ने वाला था तो पीछे से यूरू बोलती है केयरफुल, लेकिन तभी से जियान की आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। वो फाइनली पीछे हट के बोलती है ठीक है, लेकिन अगर चीजें ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं तो हम तुरंत कदम पीछे लेंगे। ये सुन के जियान नोट करता है। पफ की आवाज के साथ एक मिल्की व्हाइट फ्लेम उसके शरीर से लिपट जाती है। सुनाई देता है बैंग का साउंड। नीचे की जमीन में कई क्रैक्स फैल गए थे। वो अपने आप को एक रोशनी में बदल के सीधा स्वॉर्म की तरफ शूट कर देता है। इसने लोगों के ध्यान को खींच लिया था। एक बंदा चिल्ला के बोलता है कोई एक्शन ले रहा है। जिस पेड़ पे लिंग्जू और उसकी सीनियर सिस्टर खड़ी हुई थी, जियान का फिगर जस्ट उसके नीचे से गुजरा होता है। पास में ही होते हैं चिहारोन और बाकी के लोग। लिंजू शॉक्ड आवाज में कहती है जियान है। वहीं पे जब चिहारोन उस फिगर को देखता है वो कूल स्माइल के साथ बोलता है इस लड़के की असल में इतनी हिम्मत हो गई, लगता है ये भी एक मूर्ख है। भाई पास में खड़ा हुआ था डूजन, जो कि पहले जियान का कंपेनियन रह चुका था। वो चिहारोन की तरफ देख के बोलता है सब तुम्हारी तरह कायर नहीं होते। उसे जियान की चिंता हो रही थी। सोंगयू के पीछे खड़ी हुई होंगचियान कुछ सोच के बोलती क्या जियान को कुछ ऐसा पता है जिसे हम नहीं जानते हैं। सोंगयू भी इसी के बारे में सोच रहा था। जब जियान का फिगर मिस्ट में गायब हो गया होता है, चारों तरफ और भी टेंशन बढ़ जाती है। सबको इसी मौके का इंतजार था। जिस मोमेंट में जियान स्वॉर्म में एंटर करता है उसे तुरंत ही एक्सट्रीमली पावरफुल क्रोसिव फोर्स फील होती है। ऐसा लगता है जो भी स्वॉर्म वाटर को टच करेगा ये क्रोसिव पावर उसे मिटा के रख देगी। जब जियान सेंस करता है कि उसकी एम्पर फ्लेम भी इस पावर के द्वारा थोड़ी थोड़ी इरोड करी जा रही है, वो खुद को सरप्राइज फील करने से रोक नहीं पाता। जियान कहता है ट्रेजर जितना खास होगा खतरा उतना ही ज्यादा होगा। तुरंत ही क्रैकल क्रैकल की आवाज के साथ उसकी फ्लेम्स में इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। उसे सराउंड करने वाला फ्लेम बैरियर और भी ब्राइट हो गया था। स्पेशली इस तरीके से वो गार्डियन बीस्ट अपने ऑरे को फैलाने की कोशिश कर रहा है। जियान को उसकी लोकेशन पहले ही मालूम पड़ गई थी। स्विचिंग की आवाजों के साथ जियान का फिगर जो कि पेड़ों को पीछे छोड़ता जा रहा था वो फील करता जैसे वो अंदर जा रहा है उसकी सराउंडिंग्स में काफी बड़े बदलाव आ रहे हैं। पहले जहाँ पे वो घटिया सी स्मेल फैली हुई थी उसे बदल दिया होता है इंटेंस हीट वेव ने। ये गर्मी तब तक बढ़ती है जब तक उसके सामने का नजारा पूरी तरीके से बदल नहीं जाता। जियान को दिखाई दिया था एक फायरी रेड मोल्टन वर्ल्ड। ऑफ कोर्स चारों तरफ फैला वो लावा चाहे कितना भी गर्म हो ये जियान को इफेक्ट नहीं कर पाता। उस मोल्टन लावा के जो कुछ चीटे जियान के ऊपर आने की कोशिश करते थे वो फ्लेम प्रोटेक्टिव बैरियर पहले उन्हें चबा जाता था। जब चारों तरफ देखने के बाद भी उसे लावा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, बारी आई होती है चुनौती देने की। बूम की आवाज के साथ जियान का ऑरा एक लेवल राइज होता है और साथ में टेरिफाइंग फ्लेम्स फैलती है। हम तुरंत ही नीचे के मोल्टन लावा को कांपते हुए देखते हैं। एक रोर की आवाज के साथ नीचे से कोलोसल बीस्ट बाहर आता है। ये क्रीचर एक मैसिव टाइगर जैसा लग रहा था, बस इसकी बॉडी का वो फर एकदम पिच ब्लैक होता है। इसमें होती लाल लाल मोल्टन लावा वाली वो धारियां। जब जियान इसकी स्ट्रेंथ को सेंस करता है उसकी भौं से घुट जाती हैं। जियान कहता है एक 7 स्टार दोधी परफेक्शन लेवल का बीस्ट, इसे लाइफ और डेथ का फायर बीस्ट कहा जाएगा। लगता है जियान ने इसके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स पढ़ रखे होते हैं। असल में लाइफ और डेथ की फायर कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं होती,
बल्कि एक रेयर मेडिसिनल मटेरियल होता है। वो फायर बीस्ट एक और करने के साथ अपनी नजरों को जियान के ऊपर टिकाता है। गूंजती है उसके डिस्टेंस से भरी आवाज। वो कहता है, इंसान तेरी मेरे इस मॉर्टल वर्ल्ड में आने की कैसे हिम्मत हो गई। ये देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे उस लेजेंडरी लाइफ और डेथ की स्प्रिंग की तलाश है। ये सुन के वो बीस्ट तेजी से रोर करता है। वो कहता है, लड़के तुझे कुछ ज्यादा ही भूख है, तभी मुझे मानना पड़ेगा कि अब तक यहाँ आने वाले लोगों में तू मुझे सबसे ज्यादा फियरलेस लगा है। ऐसा लगता है उसे जियान की फ्लेम पावर को सेंस करके थोड़ा सा एप्रीहेंशन फील हो रहा हूँ। वो कहता है, लड़के मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, तो यहाँ से तुरंत चला जा, क्योंकि मैं तुझे सफल नहीं होने दूंगा। अब चीजें जियान के लिए अलग हो चुकी थी। जहाँ पे बाहर का वो दलदली इलाका जियान के लिए डिसएडवांटेजेस था, अब वो आ चुका है इस फायर मोल्टन वर्ल्ड में। अगर इस जगह की गर्मी इस बीज को फायदा दे रही है, तो जियान जो कि खुद होली फ्लेम्स और बहुत सारी हेवली फ्लेम्स को पोजेस करता है, उसके लिए एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। जियान कहता है, क्या मैं सफल होऊंगा या असफल, ये तो बिना कोशिश करे मालूम नहीं पड़ सकता। लगता है बीज को ज्यादा बात करने की आदत नहीं होती। बूम की आवाज के साथ उसके पैर लावा की जमीन से उठ गए होते हैं। वो बड़े से आग की गोले की तरह जियान की तरफ शूट हो जाता है। इस मैसिव बीस्ट को अपनी तरफ अप्रोच करते हुए देख जियान के चेहरे पे स्माइल आई थी। फाइनली उसकी उंगली के ऊपर की सफेद फ्लेम को एक खाकी कलर की फ्लेम रिप्लेस करती है। जैसे फ्लेम अपीयर हुई थी, स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। जैसे जियान ने आग की तरफ इशारा किया था, हम नीचे से बहुत सारे पत्थरों को इकट्ठे होते हुए देखते हैं। तुरंत ने आग पकड़ लेती है और एक बूम की आवाज के साथ सीधा उस मैसिव बीस्ट से टकरा गए थे। अटैक की वजह से बीस्ट को पीछे हटना पड़ता है। उसकी आंखें नैरो हो गई होती हैं। वो जियान को देख के बोलता है, इंसान मुझे इसके अंदर से ऐसी डेंजरस सेंसेशन क्यों आ रही है। अब तक उसने कई इंसानों का सामना किया था, लेकिन किसी ने भी उसे डेंजरस फीलिंग नहीं दी थी। सीन जाता है जियान की तरफ, जब वो देखता है कि उसकी होली फ्लेम के एक इशारे पे किस तरीके से पूरा मोर्टल वर्ल्ड उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। उसका अपने ऊपर आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। इस जगह पे एक 7 स्टार दूधी एक्सपर्ट भी उसके खिलाफ टिक नहीं पाएगा। जैन अपनी एक उंगली से आगे तरफ इशारा करके बोलता है, बिग गाय क्या हुआ, क्या तुम बस इसके ही काबिल हो। लगता है जियान के चिल्लाने की वजह से वो भी पूरी तरीके से आग बबूला हो गया था। उसकी आंखों में जलती एक लाल रंग की फ्लेम और बहुत जल्दी क्रिम्सन ग्लो उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगता है। बूम 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 की आवाज के साथ उसका ऑरा राइज होने लगा था। वो एक तेज धाड़ के साथ बोलता है, मैग्मा क्रीचर्स। पॉप 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 की आवाजों के साथ उस मैग्मा में बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं। मोल्टन वर्ल्ड की गर्म हवाएं बाहर जाने लगी थी। जब दलदली इलाके में इकट्ठे हुए लोग इसे सेंस करते हैं, इन सब के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे। चिहॉरन मुड़ा था फेंग होंग की तरफ। वो पूछता, जब तुमने उस बीस का सामना किया था, तो क्या तुम्हें मोल्टन वर्ल्ड मिला था। फेंग होंग अपने सिर को हिला के बोलता है, नहीं, जब हम दोनों अंदर गए थे तो हमें पहले ही उस मैजिकल बीस्ट ने रोका था। वो साफ तौर पर नहीं चाहता था कि हम अंदर जाएं। यहाँ तक बोलते बोलते फेंग होंग की आंखें भी नैरो हो जाती हैं। वो याद करता है कुछ समय पहले के अपने बैटल एक्सपीरियंस को। फेंग होंग कहता है, लेकिन यहाँ पे स्वैम्प एरिया के अलावा और भी जगहें मौजूद है। इस उनकी चिहॉरन नोट करता है। वो कहता है, लगता है जियान को कुछ जरूरी मिल गया है। अपने बड़े भाई की बात को सुन के चिहाओचिंग तुरंत ही स्वैम्प एरिया की गहराइयों की तरफ मुड़ा था। इससे पहले वो आगे बढ़ पाता, सोंगी बोलता है, अभी मत जाओ, मुझे लगता है अभी उस बीस्ट और जियान के बीच में फाइट चल रही है और वहाँ से बाहर आने वाली सेंसेशन डेंजरस है। ये सुन के चिहाओचिंग का मुंह फूल जाता है। अच्छी बात है कि इससे पहले वो फूट पाता। उसका बड़ा भाई कहता है, ठीक है, हम इंतजार करेंगे, लेकिन ये जियान हमें से सारे बेनिफिट्स को हासिल नहीं करने दे सकते। अभी अनईजी बस ये फील नहीं कर रहे होते, बल्कि बाकियों के भी कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशंस होते हैं। स्वैम्प एरिया की गहराइयों से टेरिफाइंग हीट बाहर आ रही है। वो बस इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही होती है। एक जगह पे खड़ी होती है एस्ट्रोलॉजी वैली की दो लड़कियां। उन हॉट सेंसेशन को फील करके शाओबे पूछती, मिस, ये आखिर कैसी फ्लक्चुएशंस हैं। इस पे शिंग टाकी, जो कि अपने हाथ में कुछ कैलकुलेट कर रही होती है, वो कहती, लगता है जियान उस गार्डियन से टकरा रहा है। सोचा नहीं था कि इस लड़के की स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग होगी। यहाँ आने से पहले उसके मास्टर ने बोला था, एक लड़का जिसके पास होली फ्लेम होगी, वो एक ऐसी कैटास्ट्रॉफी को ट्रिगर करेगा जो पूरे वन सेंटेन को खतरे में डाल देगी। शिंग टाकी सोचती कि जियान वो लड़का है। नजर आ जाता है फिर से मोर्टल वर्ल्ड के अंदर, जिसमें केओस फैली होती है। बूम 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 की आवाजों के साथ दोनों फिगर्स एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे होते हैं। ये अलग अलग शेप और साइजेस की बड़ी बड़ी रॉक्स थी, जिन्हें आग ने घेर रखा होता है। ये बैंग बैंग की आवाज के साथ एक दूसरे से टकराती थी। बचे हुए अटैक्स को जियान काफी का डॉज कर रहा होता है। जब सीन थोड़ा नीचे गया था, हमें मालूम पड़ता है कि इन बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाले असल में कई मैग्मा से बने क्रीचर्स थे। इनमें से हर एक की स्ट्रेंथ कम से कम 7 स्टार 2 एम्पर लेवल की थी। हालांकि जियान के लिए अभी कोई बड़ा खतरा नहीं थे, बट इनके नंबर्स उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहे होते हैं। जियान कहते हैं, आखिर ये फायर बीस्ट इतने सारे मोल्डन क्रीचर्स को एक साथ कैसे कंट्रोल कर रहा है। अपने शरीर की ऐसी बनावट के बाद भी ये मोल्डन क्रीचर्स टेरिफाइंगली पावरफुल होते हैं। स्पेशली जिस तरीके से इनमें से कुछ क्रीचर्स कोई तो कोई गोलों की तरह जियान की तरफ शूट करते हैं। इन्हें संभालने में जियान को और ही परेशानी होती है। स्विचिंग आवाजों के साथ जियान को बैटलफील्ड में अपीयर और डिसअपीयर होते हुए देख
वो फायर बीस्ट हंस के बोलते हाँ हाँ ह्यूमन, मैं भी देखना चाहूंगा कि तू कितना को डॉज करता है, इवेंचुअली तुझे भी कंज्यूम कर लिया जाएगा। एक बड़ी सी मोल्टन रॉक को डॉज करते हुए जियान का रिप्लाई आता है। वो कहते हैं तुम्हें इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तुरंत ही जियान ने रूलर को नीचे की तरफ हैक किया था। बूम बूम की आवाज के साथ दो मोल्टन रॉक तुरंत ही फट जाती हैं और बचा हुआ अटैक टकराता है एक और क्रीचर से जो पफ की आवाज के साथ बिखर गया था। इस मौके का फायदा उठा के जियान अपने फिगर को नीचे ले जाता है। तुरंत ही उसकी सोल पावर फैलती है। वो वॉइस रिकॉर्ड के बोलता है इस लावा के बारे में कुछ ऑड है। असल में जो चारों तरफ फैली मोल्टन लावा में से इंटेंस हीट बाहर आ रही होती है वो लगभग जियान की हेवली फ्लेम्स के बराबर पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके सेंस कर पाता है कि ऊपर की स्कॉचिंग सरफेस के नीचे एक अनसेटलिंग कोल्डनेस मौजूद है। जियान ने एक इशारे से नीचे के लावा को उठाया था। जब वो इसे अपनी हाथ से छूता है अचानक से उसे एक चिल फील होती है। वो कहता है ये लावा ये आखिर इतना ठंडा क्यों है। फटाक से उसकी नजरें जाती हैं उस फायर बीस्ट के ऊपर। जियान की इंस्टिंक्ट्स चीख रही थी कि बीस्ट को छिपा रहा है। ये देख के वो फायर टाइगर रोर करके बोलता है इस इंसान को खत्म कर दो, जाओ जाओ जाओ। एक बार फिर से मोल्टन क्रीचर की बॉम्बार्डिंग शुरू हो जाती है। अब इन्हें डॉज करने में जियान के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उस बीस्ट के करीब आ रहा था। जियान कहता है फायर बीस्ट आखिर इस मोल्टन मैग्मा के नीचे क्या मौजूद है। ये सुन के फायर बीस्ट एक पल के लिए थम गया होता है। उसकी आंखों में सतर्कता दिखाई देती है। वो कहता है नीचे नीचे और मोल्टन लावा है, अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो मरो जाके। लेकिन वो जियान को डिसमिस करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज में पैनिक छिपता नहीं है। आखिरकार इस मोल्टन वर्ल्ड के नीचे था एक फॉरवर्डन प्लेस जो एक बीस्ट की कीमती ऑब्जेक्ट को रखता था। बीस्ट को पता होता है कि उस चीज के बारे में कोई भी इंसान जान नहीं सकता है। जब जियान बीस्ट की आंखों में उस पैनिक को देखता है उसके गैस कंफर्म हो जाते हैं। उसने होली फ्लेम के बस शुरुआत में थोड़ा यूज किया था। वो तब से यूज कर रहा होता है अपनी एम्बर फ्लेम को, लेकिन अब क्रैकलिंग आवाजों के साथ जियान का ऑरा ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये मिल्की व्हाइट से हो जाता है खाकी रंग का। फाइनली जब इन फ्लेम्स की रिपल्स उन मैग्मा क्रीचर के संपर्क में आती है सिजल सिजल की साउंड के साथ वो पिघलने लगते हैं। उस फायर बीस्ट के लिए सीन काफी शॉकिंग होता है। अचानक से उसकी नजरें जियान की फ्लेम के ऊपर टिकती हैं। वो ट्रेम्बलिंग आवाज में कहता है होली फ्लेम। अपने आप ही उसके कदम पीछे जाने लगे थे। तभी एक हल्की सी बूम की आवाज के साथ जियान की फ्लेम में से एक शॉकवेव रिलीज हुई थी। जब वो बी से शॉकवेव से टकराता है उसके मुंह से एक दर्द भरी धाड़ की आवाज बाहर आती है। वो फिर से अपनी बॉडी को स्थिर करके बोलता है नीचे एक बहुत ही खतरों से भरी जगह है, मैं भी वहाँ पे लंबे समय तक नहीं रह सकता हूँ। वो कहता है अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो रुक जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब ही लाइट फ्लैश हुई थी। वो कहता है लेकिन, ये सुन के जियान का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है लेकिन क्या। वो अच्छे से जानता था कि जब से उसने अपनी होली फ्लेम को ओपनली शो किया है तब से इस टाइगर बीस्ट का एटीट्यूड पूरी तरह से बदल चुका है। वो बीस्ट अपनी कैलकुलेशन और एंटिसिपेशन से भरी आवाज में बोलता है मैं जिस ट्रेजर को गार्ड करता हूँ वो है लाइफ और डेथ की फायर। मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी होली फ्लेम की पावर की जरूरत है। तुम्हें मेरी ट्रिबुलेशन को क्रॉस करने में हेल्प करनी होगी, जिससे मैं 7 स्टार 2D से 8 स्टार 2 एम्पर में ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। उस बीस्ट की नजरें टिकी होती हैं जियान पे। वेल एग्जैक्टली वो देख रहा होता है जियान की खाकी होली फ्लेम को जो कि जियान को सराउंड कर रही थी। लाइफ और डेथ के इस फायर बीस्ट को आगे बढ़ने के लिए और भी पावरफुल फ्लेम्स की जरूरत होती है। वहीं पे मैजिकल बीस्ट के लिए ट्रिबुलेशन सबसे बड़ा खतरा होता है। इस वजह से जब जियान ने अपनी होली फ्लेम दिखाई थी इस बीस्ट को अपनी ट्रिबुलेशन क्रॉस करने का एक तरीका दिख जाता है। हालांकि फ्लेम्स तो इस लावा वर्ल्ड में भी मौजूद होती है, लेकिन इन्हें ऑब्जर्व करके 8 साथ 2 दिन ब्रेक थ्रू करने में उसे सदियां लग जाती। जहाँ तक बात रही लाइफ और डेथ की फायर को जियान को देने की, तो ये लाइफ और डेथ की फायर की एक जड़ होती है। जब तक उसे जड़ से नहीं मिटाया जाता ये लाइफ और डेथ की फायर दोबारा बन पाएगी। वहीं पे अगर ये फायर बीस्ट जियान की होली फ्लेम को इग्नोर कर देता है तो ऐसा मौका शायद उसे कभी न मिले। जब जियान को बीस्ट की रिक्वेस्ट सुनाई देती है वो एक पल के लिए स्टंड हो जाता है और रिपीट करता है मुझे अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करके तुम्हारी ट्रिबुलेशन क्रॉस करने में हेल्प करनी होगी। तब तक उसने कभी सुना नहीं होता कि किसी ने होली फ्लेम का यूज करके ट्रिबुलेशन क्रॉस करी हो। लगता है जियान होली फ्लेम की पावर को काफी हल्के में ले रहा था। वो फायर टाइगर बीस्ट ऊपर मुंह करके बोलता है हे होली फ्लेम इस दुनिया के फायर एट्रीब्यूट की सबसे पिनिकल पावर है। बस बात ऐसी है कि इसे पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए तुम बहुत ही कमजोर हो। अगर तुमने इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया होता तो मेरी तो बात छोड़ो, इस आइलैंड का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर भी तुमसे बिल्कुल नहीं उलझता। यहाँ तक बोलते बोलते उसकी टोन शिफ्ट हो गई थी। वो कहते हैं मेरे जैसे लाइफ और डेथ फायर बीस्ट के लिए ब्रेक थ्रू करने में होली फ्लेम ही हेल्प कर सकती है। जियान कुछ सोचने की बात बोलता है पहले मुझे लाइफ और डेथ की फायर दो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जियान के प्रस्ताव को सुन के वो बीस्ट थोड़ा हेजिटेट करने लगा था। अगर वो लाइफ और डेथ की फायर को जियान को पहले ही दे देता है तो उसे डर था कि कहीं ये इंसान उसे धोखा न दे दे। ये जियान भी समझ रहा था। वो कहता है डोंट वरी, आखिरकार ये तुम्हारी टेरिटरी
टेरिटरी है। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूँ। वैसे भी यहाँ पे आने का मेरा ये अकेला कारण नहीं है। उस लाइफ और डेथ की फायर को हासिल करने के बाद मैं तुम्हारी ट्रिबुलेशन को क्रॉस करवाने में हेल्प करूंगा। फिर तुम्हें लाइफ और डेथ की स्प्रिंग के पास लेके जाना। ये सुन के वो बीस्ट नोट करता है। वो कहते हैं हम लड़के, मैंने तुझे लाइफ और डेथ फायर देने की डील करी थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुझे लाइफ और डेथ स्प्रिंग के पास लेके जाऊंगा। वो मेरे बस से बाहर चीज है। अगर तू तब भी उसमें एंटर करना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहले ही तुझे एक वार्निंग दे दे रहा हूँ। वहाँ पे जो बीइंग तेरा इंतजार करेगा वो मुझसे भी ज्यादा ग्रीडी और टेरिफाइंग है। होली फ्लेम जैसे खजाने को अपने साथ लेके अंदर जाना, ये बिल्कुल मौत को बुलावा देना है। ये सुन के जियान स्माइल के साथ बोलता है तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बीच का जियान को चेतावनी देना वाली भले अच्छा हो, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हेट ओल्ड मॉन्स्टर से जियान को पहले ही मालूम पड़ चुका था कि लाइफ और डेथ की स्प्रिंग को विशेष ओल्ड मॉन्स्टर प्रोटेक्ट कर रहा होगा, और वो पहले से इसकी तैयारी करके आया है। आखिरकार विशेष ओल्ड मॉन्स्टर जिसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार दोदी की पीक पे है और जो 9 स्टार दोदी से कंपेरेबल है। बिना ट्रम्प कार्ड और प्लानिंग के ऐसे एक्सपर्ट का सामना करना ये मौत को बुलावा देने से कम नहीं है। जन आगे की तरफ इशारा करके बोलता है रास्ता दिखाओ। कोई सोचने के बाद बीस्ट ने भी नोट कर दिया था। वो भी जानता था कि जियान उसकी टेरिटरी में है। अगर वो अपने शब्दों में वापस लौटा तो वो विशेष ओल्ड मॉन्स्टर को जियान की होली फ्लेम के बारे में बता सकता है, और तब विशेष ओल्ड मॉन्स्टर और बीस्ट मिलके इस पीक 6 स्टार दोदी लड़के को संभालने के लिए काफी होंगे। जियान बिना हेजिटेशन के बीस्ट को फॉलो करने लगा था। होली फ्लेम की प्रोटेक्शन की वजह से वो स्कॉचिंग हॉट लावा जियान को परेशान नहीं कर पाता। ये जैसे जैसे और भी डीप जाते हैं, जियान उस ऑपरेसिव फीलिंग को और भी बढ़ते हुए सेंस करता है। वो फिर से पूछता है क्या सच में यही रास्ता है? फायर बीस्ट कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे बहने वाले लावे की वजह से चमकने वाली दुनिया डार्क होने लगी थी। जियान को दूर कुछ ग्लोइंग लाइट्स भी दिखाई देती है। वो तुरंत ही रोक के बोलता है ये क्या चीज है? पीछे मुड़ के वो बीस्ट बताता है ये सेकंड लाइफ और डेथ स्प्रिंग में घुसने का रास्ता है। जियान कहता है लाइफ और डेथ की सेकंड स्प्रिंग। अपने आप ही जियान के कदम उस दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अच्छी बात है कि उसे रोकने वाला फायर बीस्ट था। वो गुर्रा के बोलते है वहां जाने की कोशिश भी मत करो। रुश की आवाज के साथ उसका वो बड़ा सा पंजा जियान को स्पेस में से वापस बुला लेता है। वो कहता है इससे पहले तुम अपनी जान गवाओ, कम से कम ट्रिबुलेशन को पास करने मेरी हेल्प तो कर दो, फिर उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जो एंटिटी लाइफ और डेथ स्प्रिंग में मौजूद है वो तुम्हारी जान लेने से पहले बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगा। अभी जियान के माथे पे पसीना आ गया था। आखिरकार खुद किसी चीज के लिए तैयार होकर जाना और अचानक से किसी चीज का सामना होना, ये दोनों बिल्कुल अलग फीलिंग्स होती है। वो बीस्ट कहता है जो बाहर इंसान उस लाइफ और डेथ की सेकंड स्प्रिंग के लिए तैयार है, उन्हें आइडिया भी नहीं है कि वो किसी की हंटिंग लिस्ट में चढ़ चुके हैं। ये सुन के जियान की क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? बीस्ट बताता है कि विशेष ओल्ड मॉन्स्टर लगातार जवान दिखने के लिए इंसानों का शिकार करता है। ये ऑब्जर्व करता है उनके एसेंस को, तो मैं इसका बहुत ध्यान रखना होगा। ये सुन के जियान की चिल फैल गई थी। ये कुछ समय के बाद एक वॉइड पोर्टल के सामने पहुंचते हैं। जियान भौं से घूर के बोलता है क्या यही, लेकिन बीच में उसकी आवाज कट जाती है। वो चला गया था एक डार्क लाइट के अंदर। पलक झपकते ही जियान एक ऐसी रियल्म के अंदर अपीयर हुआ था। ऑल्दो होली फ्लेम उसे लगातार प्रोटेक्ट कर रही होती है, तभी हम उसे तुरंत ही छींकते हुए देखते हैं। वो फायर बीस्ट इंडिफरेंट आवाज में कहता है ये वही जगह है। जब जियान उसके पंजे की दिशा की तरफ देखता है, उसकी नजरें एक एक्सक्लूसिव डेलिकेट प्लांट के ऊपर टिकती है जो बर्फ के ऊपर खड़ा होता है। इस पौधे को देख के जियान का मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। वो कहता है ये क्या ये सच में लाइफ और डेथ की फायर है? इस पौधे की खूबसूरती के बारे में क्या ही कहा जाए। इसका वो काले कलर का राइजोम जो कि बस उंगली के बराबर होगा, वो इसकी बड़ी बड़ी सफेद पत्तियों से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट बना रहा था। बर्फ में घुली होती है उसकी जड़ें, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षक होती है वो होती है एक फायरी रेड फ्लेम जो इस पौधे के चक्कर काट रही होती है। जियान को इस चीज के अंदर से एक अलग ही ऑरा फील होता है, जैसा कि उसकी दुल्हन चुराई जा रही हो। वो लाइफ और डेथ फायर बीस्ट अपनी आंखों में दर्द को लेकर अपने सिर को घुमा लेता है। वो कहता है हाँ यही वो लाइफ और डेथ की फायर है, अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो खुद ले लो। जब हजारों सालों तक इस चीज की रखवाली करने के बाद भी इसे कोई और ले जाता है, आखिर ऐसा असहनीय दर्द उसे परेशान क्यों नहीं करता? वो बीस्ट बताता है कि लाइफ और डेथ की फायर में सब मिला के 7 पत्तियां होती हैं। इस सेवन की ग्रोथ स्टेज के बारे में मालूम पड़ता है जो कि इनिशियल से पीक तक होती है। ये सुन के जियान नोट करता है। वो मनी मन में कहता है क्योंकि इस पौधे की 6 पत्तियां हैं, इसका मतलब ये कि अपने फुल पोटेंशियल के काफी करीब है। ये लिटरली को अपनी ग्रोथ स्टेज के अगले स्टेप में जाने के लिए काफी हेल्प करेगा। जब लिटरली के बारे में जियान के दिमाग में विचार आए थे, उसकी आंखों में चिंता भी दिखाई देती है। वो कहता है लेकिन मुझे शाओई के माथे की उस रीइंकार्नेशन सील के बारे में कुछ नहीं पता है। हालांकि दोदी कॉन्टिनेंट में पहुंचने के बाद उसे तोशी एंशिएंट गॉड से कंप्लीट फ्लेम मंत्रा मिल गया होता है, लेकिन उसके मास्टर के पास उतना समय नहीं था जो उसे सारी जानकारियां बता पाते। वो भले लिटरली के माथे के उस रीइंकार्नेशन रून की पूरी पावर को ना समझ पा रहा हो, उसे तब भी उस चीज
उसके बारे में कुछ अजीब सा महसूस होता है। लिटरली बस उसका कंपेनियन नहीं था, बल्कि वो जियान के छोटे भाई जैसा होता है। जियान कहता है लिटरली नेक्स्ट स्टेज और वो रीइंकार्नेशन सील। लगता है ये शब्द जियान ने बस सोचे नहीं होते, उसके मुंह से बाहर भी निकल गए होते हैं। और इनके बारे में सुन के उस फायर बीस्ट की आंखें अलग ही एस्टोनिशमेंट से भर गई होती हैं। वो कहता है अगर ये सच में रीइंकार्नेशन सील है तो वो उस लाइफ और डेथ फायर से 1000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल है। जब इस बात के ऊपर जियान का ध्यान जाता है, वो कहता है ओ तो क्या तुम सच में इसके बारे में कुछ जानते हो? वो बीस्ट कहता है भले ही मैं इसके बारे में सब कुछ न जानता हूँ, लेकिन इतना लंबा जीतने के बाद मुझे कुछ पुरानी बातें याद है। वो कहता है ये रीइंकार्नेशन सील ये जिस पावर हाउस से कनेक्टेड है उसकी स्ट्रेंथ 200 से भी ऊपर जा चुकी होगी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम इस लाइफ और डेथ की फायर को किसी और के लिए हासिल करना चाह रहे हो। जियान थोड़ा हेस्टेट करके नोट कर ही देता है, जिससे उनकी फायर बीस्ट की आंखें ईर्ष्या से भर जाती है। वो बोलता है तुम ऐसा एक फायर स्पिरिट के लिए कर रहे हो क्यों? इस बार सरप्राइज होने की बारी जियान की थी। वो कहता है बिल्कुल सही कह रहे हो। वो फायर बीस्ट कहता है भले तुम इसके बारे में अभी कुछ खास जानते नहीं हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फायर एट्रीब्यूट में होली फ्लेम सबसे पावरफुल और प्योरेस्ट होती हैं, और इनसे जन्म लेने वाले इंटेलिजेंट क्रीचर्स इन्हें कहा जाता है होली फ्लेम स्पिरिट। लेकिन फायर स्पिरिट अलग ही होती हैं। ये होती इंडिपेंडेंट एंटिटीज जो खुद की पावर को पोजेस करते हैं। इन्हें होली फ्लेम से सुपीरियर कहा जा सकता है। एक होली फ्लेम होती है प्योर एनर्जी और होली फ्लेम स्पिरिट उसका छोटा सा हिस्सा होता है। वहीं पे फायर स्पिरिट्स ये खुद को जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। यहाँ तक बोलते बोलते उसकी आवाज में ईर्ष्या और बढ़ती जा रही थी। वो कहता है ये फायर स्पिरिट्स इनके प्योर नेचर होने की वजह से ये बहुत वफादार होते हैं। जब एक बार किसी को अपना मान लेते हैं तो ये उसको कभी धोखा नहीं देते और इनका पोटेंशियल लिमिटलेस होता है। ये सुन के जियान पूछता है होली फ्लेम स्पिरिट और फायर स्पिरिट के बीच में आखिर कौन स्ट्रॉन्ग होता है? वो फ्लेम बीस्ट तुरंत रिप्लाई करता है होली फ्लेम स्पिरिट बहुत पावरफुल होती है, लेकिन क्योंकि वो होली फ्लेम की स्पिरिट है उन्हें एक कंट्रोलर चाहिए होता है और ये उनकी बंदिशें बन जाती हैं। वहीं पे फायर स्पिरिट वो क्रीचर्स होते हैं जिनके पास खुद सोचने समझने की शक्ति होती है। जब ये मैच्योर होते हैं तो इनकी पावर होली फ्लेम को भी पीछे छोड़ सकती है। इतना कह के वो बीस्ट भी सहाय करता है। वो कहता है लेकिन एक फायर स्पिरिट को अपनी मैच्योरिटी तक ले जा पाना, इसमें जितने रिसोर्सेज लगते हैं उसे नॉर्मली कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। जिन्हें इस जानकारी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर रहा था, वो कहता है तो होली फ्लेम को इस्तेमाल करने वाले की जरूरत होती है और फायर स्पिरिट इंडिपेंडेंट होते हैं। जियान को ऐसी गहरी सोच में देख के वो बीस्ट गुर्रा के बोलता है ठीक है बहुत बात हो गई, या तुम उस लाइफ और डेथ की फायर को हासिल करो वरना कहीं मेरा मूड न बदल जाए। जियान नोट करके आगे बढ़ने लगा था। पीछे खड़ा बीस्ट हम्प करके मनी मन में कहता है लड़का बहुत लालची है, इसके पास पहले होली फ्लेम है और अभी फायर स्पिरिट को भी पूरी तरह से कंट्रोल में करना चाहता है। बेसिकली वो यहाँ पे कह रहा है कि जियान इस लाइफ और डेथ फायर को देके लिटिल ली को खुद से बिल्कुल वफादार कर देगा। जब जियान उस लाइफ और डेथ की फायर के करीब पहुंचा होता है, उसे इस चीज की ऊर्जाओं के बीच की पेचीदगी महसूस होती है। इस पौधे की फ्लेम और आइस एनर्जीज इनके बीच में एक हार्मनी होती है। इसे डिस्टर्ब करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तभी जियान के दिमाग में आइडिया आता है। वो हथेली को आगे करके बोलता है बोन चिलिंग फ्लेम। जैसे शब्द उसके मुंह से बाहर आते हैं, तुरंत ही उस खाकी फ्लेम को एक फ्रिजिड फ्लेम रिप्लेस करने लगती है। अपने हाथ को बोन चिलिंग फ्लेम से ढक के जियान ने उसे पौधे की तरफ बढ़ा दिया था। सुनाई देती क्रैक 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 की आवाजें। जैसे ही दोनों के बीच में संपर्क होता है, वो पौधा जियान का विरोध करने लगा था। वुश की आवाजों के साथ वो फायरी रेड फ्लेम वायलेंट होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जियान मन बना के आया था, उसका हाथ तुरंत ही क्लॉक के शेप को लेता है। फिर एक ही झटके में उस पौधे को उखाड़ लिया गया था। ऑफकोर्स जो गहरी जड़ें होती हैं वो अभी बर्फ में मौजूद होती हैं। जियान को मास्टर यालाओ के शब्द याद थे कि कभी भी जड़ी बूटियों को जड़ से नहीं उखाड़ना चाहिए, इन्हें दोबारा से उगने का मौका देना चाहिए जिससे एक नया पौधा उग सके। अपने हाथ में उस लाइफ और डेथ की फायर को देख के जियान खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। वो कहता है इसकी और सही मेडसेपिस के साथ लिटरली 9 स्टार 2 एम्पर में एडवांस कर पाएगा। तब जियान को 2 लेवल से नीचे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पौधे को काफी ध्यान से अपनी स्टोरी में रखने के बाद जियान कहता है चलो वापस लौटा जाए। तभी उसकी नजरें उस फायर बीस्ट के ऊपर जाती हैं। ऐसा लगता है जियान की आंखों में एक शैतानी से भरा आइडिया आ गया हो। वो कहता है बाय द वे क्या तुम बता सकते हो कि इन रिव्यूज के अंदर ये दोनों जड़ी बूटियां भी मौजूद होंगी? जियान ने जिस तरीके से पौधे की जड़ को भी छोड़ा था, इसने फायर बीस्ट को इम्प्रेस कर दिया होता है। इस वजह से वो एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है ओ तुम कैसी जड़ी बूटियों की बात कर रहे हो? सुनाई देती है जियान की सॉफ्ट लेकिन एंटिसिपेशन से भरी आवाज। वो कहता है कैंगलोंग ल्यू और हेवनली किंग जिनशंग। अब इन मेडिसिन हर्ब्स के नाम को सुन के इस लाइफ और डेथ फायर बीस्ट की हालत क्या होने वाली है, आई गेस तुम लोग इसे इमेजिन कर पा रहे होगे। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो डोंट वरी, हम उसके बारे में जानने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में कई राज खोल रहे होंगे और हमें मालूम पड़ेगा 5th ग्रेड ब्लड कर्स के बारे में। बेसिकली अगले 2-3 एपिसोड्स में सीन रहने वाले हैं मूनलाइट आइलैंड के अंदर। ऑफ कोर्स
चीजें इंटेंस होती जाएंगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो। चैनल की मेंबरशिप्स लगातार ओपन है। अगर आप आने वाले एपिसोड्स को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके 2 लेवल्स हैं। हमारे सारे मेंबर्स को अगला एपिसोड शाम को ही देखने को मिलता है। वहीं पे इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वाले मेंबर्स ये औरों से हमेशा 2 एपिसोड आगे रहते हैं। बेसिकली इन्हें परसों का एपिसोड भी देखने को मिलता है। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में। इसी के साथ हम खत्म करते हैं वीडियो को। चलो टाटा बाय बाय।